नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। 2016 स्टिंग मामले में सीबीआई ने तेज की अपनी जांच। मंत्री उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए भी बुलाया। विधायकों को मोल भाव करने का भी आरोप लगा है। नए विवेचना अधिकारी ने नोटिस भेजकर बुलाया है। एक विधायक का बयान भी हो चुका है दर्ज। 6 सालों से सीबीआई कर रही मामले की विवेचना। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्री के साथ ही विधायकों को भी बुलाया गया है और एक विधायक के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। 6 सालों से सीबीआई इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है और नए विवेचना अधिकारी ने नोटिस देकर बुलाया भी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक विधायक के बयान भी दर्ज हो चुके हैं, जबकि मंत्री सुबोध उनियाल को भी नोटिस भेजा गया है। 6 सालों से सीबीआई इस मामले में विवेचना भी कर रही है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला भी था और अब क्या कुछ अपडेट इस मामले में मिल पा रहा है? योगेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एक विधायक के बयान भी दर्ज हो चुके हैं और सीबीआई अब इस मामले में भी जुटी हुई है। 6 सालों से सीबीआई इस मामले में विवेचना कर रही है और इस दौरान एक विधायक के बयान भी दर्ज हो चुके हैं, जबकि 2016 स्टिंग मामले में सीबीआई ने अब अपनी जांच भी तेज कर दी है। और संवाददाता योगेश हमारे साथ एक बार दोबारा जुड़ गए हैं। योगेश, क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां हैं सीबीआई की ओर से और क्या कुछ जांच पड़ताल में निकल करके सामने आ रहा है? योगेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो एक विधायक के बयान अभी तक दर्ज हो चुके हैं और सीबीआई इस मामले में जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। 6 सालों से सीबीआई इस मामले में विवेचना कर रही है। योगेश, क्या माना जाए, किस तरह की जांच पड़ताल जारी है सीबीआई की? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि 2016 वर्ष में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। उस आरोप में था कि हरीश सरकार बचाने के लिए विधायकों का मोल भोग कर रहे हैं। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जिस तरह से फिर स्टिंग सामने आया था, उसके बाद जो है ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई थी और लगातार सीबीआई जांच कर रही थी। जांच के बाद 2019 में इसमें एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसमें जो है कहीं ना कहीं अभी तक जो है जांच की जा रही है। और अब इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई ने फिर से जांच तेज की है और मंत्री जो अभी फिलहाल में मंत्री हैं उनियाल, उनको जो है इसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक हरिद्वार के विधायक है जिनका बयान जो है वो दर्ज सीबीआई कर चुकी है। अब देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो ये आरोप था कि हरीश रावत जो है सरकार बचाने के लिए विधायकों का मोलभाव कर रहे थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का भी होने का दावा किया जा रहा था। पूर्व मंत्री हरीश सिंह शामिल होने की बात, उनकी भी बात की जा रही थी। तो इसमें जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से लगातार जो है कहीं सीबीआई ने आवाज के नमूने लिए। तो कहीं ना कहीं जो है इन तमाम जो है जो जांच के दायरे में सवाल उठ रहे थे, उन पर जो है तमाम जांच की है। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, जो लोग इसमें शामिल थे जिन पर संदेह उठ रहा है, उनको बुलाकर के पूछताछ की जाएगी। तो इसमें देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि 6 वर्षों से लगातार सीबीआई जो है विवेचना कर रही है और अब फिर जिस तरह से जांच तेज हुई है, तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस मामले में कार्रवाई होती है या किस तरह का मामला जो है ये मोड़ जो है किस तरह से लेता है मामला। जी योगेश, अभी तक किन किन को ये नोटिस भी जारी किया गया है और किन के बयान अभी तक दर्ज भी किए जा चुके हैं? देखिए, अभी हरिद्वार से एक विधायक हैं, उनका नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनका जो है बयान दर्ज हुआ है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से उनके बयान दर्ज हुए तो इसमें मंत्री जिससे सुबोध उनियाल को भी जो है पूछताछ के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो है मदन सिंह बिष्ट जो कांग्रेस विधायक है, उनको भी जो है बुलाया गया है कि वो भी जो है अपने बयान दर्ज कराएंगे। इसके साथ साथ हरक सिंह रावत लगातार उन पर जो है सीबीआई जो है शिकंजा कसती नजर आ रही है। तो वहीं उनको इसके लिए बयान के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अब इसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको नोटिस भेजे गए हैं, इसमें नोटिस भेजने की अगर बात करें तो पूर्व सीएम हरीश रावत हैं, सिंह जो है रावत है, मदन सिंह बिष्ट हैं, वर्तमान विधायक, और सरदार उमेश कुमार हैं जिनके आवाज के नमूने लिए गए थे, उनको नोटिस भी भेजे गए हैं। तो इन पर जो है अब देखना होगा कि आखिरकार जो है अब इनके जो जांच है, जिससे जो पूछताछ करनी है, उसमें सीबीआई जब पूछताछ करेगी तो आगे किस तरह का मोड़
इसमें देखने वाला होगा कि आखिरकार इसमें पूरे मामले पर किस तरह से नया मोड़ लिया जाता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नगर के भेड़ खान क्षेत्र में देवदार के पेड़ों को सुखाने और भूमि पर कब्जा करने खरीद फरोख्त के मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम के निर्देश पर राजस्व, वन विभाग और पालिका के संयुक्त टीम ने भेड़ खान क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को बड़ी संख्या में देवदार के सुखाए पेड़ और लोपिंग किए गए पेड़ भी मिले हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में भूमि में अवैध कब्जा भी पाया गया। कुछ भवन स्वामियों की ओर से देवदार के पेड़ों को अपने भवन के बीच ही दबा दिया गया था। इतनी बड़ी संख्या में सुखाए गए पेड़ों को देखकर टीम भी हैरान रह गई। टीम की ओर से मामले में कई भवन स्वामियों से पूछताछ की गई। वहीं टीम के कर्मचारियों ने बताया है कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी सौंप दी जाएगी। मतलब कुल मिला के जानबूझ के किए गए हैं। मतलब कुल मिला के देश के कई राज्यों में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड राज्य में 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ये तीनों ही संक्रमित मरीज अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए थे। इस बीच ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही कोविड से बचाव से संबंधित तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर भी तेजी से जारी है। देहरादून के सीएमओ और डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया है कि उत्तराखंड राज्य में शुरुआती दौर में कोविड के 3 मामले सामने आए थे, लेकिन ऋषिकेश एम्स में 2 और मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 5 हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से ली गई बैठकों के दौरान जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस दिशा में निर्देशों के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर में नकली आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी का शरीफी हर्बल नाम की एक कंपनी की ओर से उनके नाम पर नकली उत्पाद बनाए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के साथ अहबाब नगर मोहल्ले के घर में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मौके पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रहे कच्चे माल के साथ ही अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से फिरोज अंसारी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बताया गया है कि आरोपी नकली आयुर्वेद उत्पाद बनाकर हरिद्वार सहारनपुर जिले में सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमा रहा था। हमारे द्वारा जब उस ज्वालापुर के अहबाब नगर नाम के मोहल्ले में उस परिसर में प्रवेश किया गया तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ जो कि उसी उक्त फर्म शरीफी हर्बल के नाम से बनाई जा रही थी वहाँ पाई गई। किस तरह और इसके रैपर्स, इसके लेवल्स और बनाने जाने वाले में कुछ कड़ाहे, सिलेंडर, पिसाई करने की मशीन, खाली कट्टे और उन कट्टों में खाली प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं और ढक्कन होते हैं वो सभी हमको प्राप्त हुए, जो कि हमने नियमानुसार उनको जब्त किया, उनको हमारे द्वारा सील किया गया। मौके पर केवल एक ही व्यक्ति हमको पाया गया। हमने उससे इस दवाई को बनाने का लाइसेंस और उक्त दवाई, इस दवाई में जो नाम लिखा हुआ था शरीफी हर्बल रेमेडीज़, उसका लाइसेंस हमने उसके द्वारा मांगा, जिसके बाद उसने हमसे कहा कि हमारे पास इस दवाई का कोई भी लाइसेंस नहीं है। फिर हमने जांच करी और अपने सुसंगत धाराओं में अपने नियमों के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत हमने ये सारी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से छापेमारी की घटना को अंजाम में दिया गया है? बिल्कुल, देखिए विशाल, लगातार भी जो अवैध फैक्ट्री है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई फैक्ट्री हो या फिर जो यहाँ पे अंग्रेजी दवाई फैक्ट्री होती है, वो उनकी लगातार चेकिंग अभियान चलते हैं। इसी अभियान के दौरान यहाँ पे एक जो दवाई थी वो नकली दवाई बनाने का काम कर रही थी, इसका यहाँ पे भंडाफोड़ किया गया है।
के अहबाबनगर मोहल्ले में जो आयुर्वेदिक दवाई थी उसको बढ़ाने का काम किया जाता था। यहाँ पे कई तरह के टॉनिक तैयार किए जाते थे, जिसको यहाँ पे चेकिंग अभियान के दौरान इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। यहाँ से भारी मात्रा में जो टॉनिक थे वो भी यहाँ पे जब्त किए गए। लगातार ये अभियान भी जारी रहेगा। ज्वालापुर क्षेत्र में ये फैक्ट्री बताई जा रही है अहबाबनगर मोहल्ले में, जहाँ पे जो यूनानी और आयुर्वेदिक अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने पूरे मामले की जांच की गई है। हालांकि अभी तक जांच ये भी की जा रही है कि कब से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, किन लोगों को के द्वारा का संचालन किया जा रहा था, कहाँ तक इसके जो ये दवाई बढ़ाई जाती थी, कहाँ कहाँ और किन राज्यों में इसकी सप्लाई की जाती थी, तमाम चीजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कब से इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कितने लंबे समय से इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था। जी विशाल। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां कटा पत्थर स्थित यमुना नदी में नहाते समय 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सत्यम, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक अपने परिजनों के साथ कटा पत्थर घूमने आया था और कुछ दोस्तों के साथ नदी में नहाते हुए ये बड़ा हादसा हो गया। अचानक से उसका पैर फिसल जाने की वजह से युवक गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही डाकपत्थर चौकी पुलिस और SDRF जल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। युवक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। चौकी डाकपत्थर से इंचार्ज द्वारा बताया गया है कि कट्टा पत्थर में कोई नहाते हुए एक लड़का डूब गया है। जिस सूचना पर हमारी टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पाया गया है कि सर्च के दौरान ये लड़का विदिन 5 मिनट में बाहर निकाला गया और जिसको हमारे द्वारा CPR भी दिया गया। पूरी कोशिश की गई लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं रहा, इसलिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। कहाँ का रहने वाला था सर और क्या? ये है इसका नाम है सत्यम सन ऑफ श्याम सिंह, उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और इसकी एज 21 वर्ष है। और जो महिला कहाँ की है? महिला ये की जो माँ है बताई जा रही है और इसकी शादी मुजफ्फरनगर में हुई है। सर यहाँ लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो क्या कारण है? ये अब गर्मियों में अधिकतर लोग यहाँ पे नहाने आते हैं, लेकिन हमारी जल पुलिस की भी यहाँ पे परमानेंट ड्यूटी रहती है, जबकि कोई किसी को मना किया जाता है तो मानते नहीं हैं। इस कारण ये घटना होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। CM धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें 11 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सहमति भी बनी। कई नियमावली में संशोधन किया गया तो रोजगार पर फोकस भी किया गया। कैबिनेट में किन किन प्रस्तावों पर सहमति बनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी मिली है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार पर फोकस देते हुए नियमावली में प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के काम स्थानीय के माध्यम से किए जाते थे और ये सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। E श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार और D श्रेणी के पंजीकृत ठेकों की सीमा बढ़ाई गई है। स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक के कार्य दिए जा सकते हैं। MSME संबंधी बिंदु भी पास किए गए हैं, जिसमें लोएस्ट टेंडर से 10% अधिक तक MSME में डालना होगा तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अधिप्राप्ति नियमावली में परिवर्तन आज प्रस्तावित किए गए थे, जिस पर ऑनरेबल कैबिनेट ने सहमति दे दी है। उसमें समय समय पर ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को काम मिले, वो स्थानीय लोगों का एम्पावरमेंट हो। इस पर ध्यान देते हुए स्वदेशी की भावना से हम लोगों को प्रोक्योरमेंट में प्राविधान होने चाहिए, ये उनके डायरेक्शंस थे। उसके चलते आज जो कैबिनेट में हम लोग ये विषय ले गए थे। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि पहले राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के मूल्य के जो कार्य है वो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को या स्थानीय पंजीकृत फर्म के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जो है ये सीमा बढ़ाते हुए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए करी हुई है। साथ ही में अलग अलग श्रेणी के ठेकेदार हमारे यहाँ पर विभागों में 9 ये होता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें ई श्रेणी के जो पंजीकृत ठेकेदार है तो उनको उनकी और जो डी श्रेणी के जो मतलब सभी अलग अलग श्रेणी के जो ठेकेदार है उनकी सीमाएं भी जो है आज बढ़ाने के संदर्भ में ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये दिए हुए हैं। हम लोगों को सहमति दे रखी हुई है। तो अभी जैसे 5
3 करोड़ के ऊपर तक जो है ओपन होते थे, अभी वो केवल 5 करोड़ के ऊपर ही जो है वो ओपन होंगे। मतलब हर एक श्रेणी में जो ठेकेदारों की सीमा है वो बढ़ाई गई है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले कोई विशेष व्यवस्था थी नहीं, तो उनके लिए अभी लोकल सिलेक्शन से हम लोग 5 लाख तक के कार्य उनको दिए जा सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। जिस प्रेफरेंस ऑप्शन होता है, जो स्थानीय हमारी संस्थाएं होती है या एमएसएमई होती है, उनके उत्पादों को बढ़ावा मिले, इसलिए एक प्रेफरेंस पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी को भी आज कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया है। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति मंजूर की गई है। इसमें उद्योग को 4 श्रेणी में बांटा गया है। यह आगामी 5 साल के लिए होगी। 50 से 200 करोड़ की लार्ज 50 स्थायी रोजगार पर 10% सब्सिडी मिलेगी, जबकि अल्ट्रा राज की 200 से 500 करोड़ की योजना में 150 स्थायी रोजगार जरूरी है। इसमें 15% सब्सिडी मिलेगी। मेगा की 500 से 1000 करोड़ की योजना में 300 स्थायी रोजगार जरूरी है। अल्ट्रा मेगा की 1000 करोड़ से ऊपर की योजना होगी और इसमें 509 स्थायी रोजगार जरूरी होंगे। उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली के तहत मिथाइल अल्कोहल को शामिल करने पर मंजूरी मिली है। राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में लेखा संवर्ग के पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी। अब ये नई नीति आज औद्योगिक विकास विभाग ने आज प्रस्तावित की थी, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। ये जो पॉलिसी है ये आगामी 5 साल के लिए प्रवृत्त रहेगी और इसमें जो भी आवेदन होंगे इसके लिए, वो जो हमारा कैफ है उसके माध्यम से इसमें आवेदन होंगे और इसमें मुख्यतः जो हमारे उद्योग लग सकते हैं उनको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है लार्ज इंडस्ट्री, उसको 50 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक की इंडस्ट्री लार्ज की कैटेगरी में आएगी। अल्ट्रा लार्ज की कैटेगरी में 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक, उसके अलावा मेगा में 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से ऊपर तक की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। इसमें जो न्यूनतम स्थायी रोजगार है वो 50, 150, 300 और 500 क्रमशः ये इस तरह से इसमें निर्धारित किया जाएगा। मतलब जो न्यूनतम जो रोजगार होना चाहिए आपका लार्ज के लिए 50 स्थायी रोजगार होना चाहिए न्यूनतम, अल्ट्रा लार्ज के लिए 150, उसके बाद मेगा के लिए 300 और अल्ट्रा मेगा के लिए 500। ये न्यूनतम स्थायी रोजगार की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें जो मुख्य प्राविधान ये है कि जो नीति में जो उद्योग लगेंगे उनके भूमि क्रय विलेख और लीज डीड के निष्पादन पर जो स्टैंप ड्यूटी होती है, इसमें 50% तक की उसमें प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त इसमें लार्ज के लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था, इसमें सभी इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी की गई है। राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर लगी है। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। जहां पहले से सेवा क्षेत्र वाले संस्थान है, वहां सब्सिडी नहीं मिलेगी, जहां नहीं है वहीं सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 पद सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही उत्तराखंड की योग नीति को मंजूरी दी गई है। 5 नए योग हब स्थापित होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में 50% तक और मैदानी क्षेत्र में 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। योग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के योग शिक्षक को 250 रुपए की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 अतिरिक्त पद, जिसमें 4 नियमित पद हैं और 7 आउटसोर्स के पद हैं, ये सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त आज एक उत्तराखंड योगा नीति 2025 भी प्रस्तुत की गई थी आयुष विभाग के द्वारा, उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें मुख्य तौर पे जो लक्ष्य है कि 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम 5 नए योगा हब स्थापित किए जाएंगे और मार्च 26 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें जो प्रोत्साहन और सुविधाएं जो दी जा रही हैं, जो नए स्थापित होने वाले और एक्सपेंशन करने वाले केंद्रों को पहाड़ी क्षेत्रों में 50% की सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 25% या 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा अटल आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड के लिए 75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा।
ऐसे अस्पतालों को भुगतान होगा। सरकार एक नीति भी लाएगी जिसके लिए हितधारकों से बात होगी। देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की तरह किसी संस्था के माध्यम से उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लिहाजा लोग पलायन करने को अब मजबूर होने लगे हैं। ऐसे में अब तस्वीरें भी आने लगी हैं जहां पर लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं और लेकिन अब राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर कुछ लोग वापसी करने भी जा रहे हैं, जिससे गांव पहल चढ़ रही है। उत्तरकाशी के दुरुस्त गांव में भी अब होम स्टे बन रहे हैं और पर्यटक भी बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी सरकार की मजबूत नीतियों का नतीजा है कि पलायन होने वाले गांवों में अब लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र गांजरा में कोविड काल के बाद लोग अब धीरे धीरे लौटने लगे हैं। यहाँ के लोग अब होम स्टे, सोलर प्लांट और खेती पर ध्यान देने लगे हैं। जैसे ये कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, लेकिन अब पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आ रहा है और पहाड़ के जवान लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं वो भी अब जो है स्वरोजगार के लिए और रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हमारे उत्तराखंड के जो युवा जो बाहर बहुत सफल व्यवसायी के रूप में हों या किसी भी रूप में हों, वो वापस पहाड़ आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी लॉन्च की गई हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट के एक स्कीम है, उसके तहत भी यहाँ सोलर प्लांट लग रहे हैं। जैसे कि हमारे गांव में आप देख सकते हैं 4-5 प्लांट लगे हैं और 4-5 अभी जो है ऑनगोइंग प्रोसेस में है। कुछ ही वर्षों में आज इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में सोलर प्लांट लग चुके हैं और ग्रीन एनर्जी के रूप में ये क्षेत्र फेमस हो गया है। साथ ही यहाँ के युवाओं ने गांव में पुराने मकानों को डेवलप कर उन्हें होम स्टे के रूप में विकसित कर यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को भी पंख दे दिए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ समय बिता रहे हैं। जो है देखो, जैसा जो है अब विकास हो रहा है, प्रधान जी ने जैसे जो है सूर्य लाइट लगाई, होम स्टॉक बनाया, ऐसे सब लोग साहब भाई जो है हमारे गढ़वाल के ऊपर आकर के जो है अपना रोजगार यहाँ पर करे तो अति लाभ प्राप्त होगा। नीचे गर्मी नहीं खानी पड़ेगी, यहाँ पर ठंडा पानी है, ठंडी हवा है, प्रकृति की हवा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट या हमारे विधायक जी या हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में जो है सबको रोजगार दिया जाए तो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हमारे उत्तराखंड के बराबर स्वर्ग है नहीं विश्व में कहीं भी। होम स्टे के अलावा यहाँ के युवाओं ने कीवी और ऑर्गेनिक फसलों की खेती कर इस क्षेत्र को कीवी एवं ऑर्गेनिक फसलों की बेल्ट के रूप में नई पहचान दी है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका में बड़ा बदलाव आया है। पलायन की मार झेल चुका ये क्षेत्र आज ग्रामीणों के साथ पर्यटकों से गुलजार दिखने लगा है। सरकार, हमारे एसएसए मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार और हमारे देश के एसएसए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार उनका विश्वास है कि पहाड़ों में बसने वाले लोग जो सीमांत के दूर दराज जो हमारे क्षेत्र हैं वो तीर्थाटन पर्यटन में कैसे आगे आएँ और इसमें जो पर्यटन की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और आजीविका में होम स्टे के रूप में जगह जगह होम स्टे बन रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।